नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। डाडम हादसे के बाद खनन माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए कई बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन मेवात में जिस तरह से खुलेआम आज खनन माफियाओं ने डीएसपी की हत्या कर दी, उससे सारे दावे खोखले और फेल होते हुए दिखाई दिए। हालांकि डीएसपी की हत्या के बाद प्रदेश सरकार एक्शन मोड में जरूर नजर आई। केस भी दर्ज कर लिया गया है, डंपर की पहचान भी कर ली गई है, लेकिन सवाल आज भी वही है कि सरकार चाहे किसी की दल की क्यों ना हो, खनन माफियाओं पर लगाम आखिरकार क्यों नहीं लग पाती है। हम बात करेंगे इस विषय पर बहुत बारीकी के साथ, लेकिन उससे पहले जरा रिपोर्ट आप देखिए। मेवात में खनन माफिया का आतंक, डीएसपी पर चढ़ाया पत्थरों से भरा डंपर, डीएसपी ने मौके पर ही तोड़ा दम। डीएसपी की हत्या के बाद एक्शन में सरकार। पत्थरों के बीच जमीन पर पड़े डीएसपी के इस शव को देखकर प्रदेश में चल रहे अवैध खनन के खेल का अंदाजा आपको लग गया होगा। खनन माफिया के आतंक की ये तस्वीर मेवात के पचगांव की है। बताया जाता है कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह गुप्त सूचना के आधार पर तावड़ू की पहाड़ी में अवैध माइनिंग की चेकिंग करने गए थे। इस दौरान उन्होंने एक डंपर के सामने अपनी गाड़ी लगा दी और डंपर को रोक लिया। जैसे ही डीएसपी अपनी गाड़ी से नीचे उतरे, डंपर चालक ने उन पर डंपर चढ़ा दिया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तावड़ू इलाके का ये वारदात है, तावड़ू इलाके का है और डीएसपी को जानकारी जो मिली है, किसी ने जानकारी दी है कि वहाँ पे पत्थर तोड़े हैं, वहीं के जेसीबी से पत्थर तोड़े हुए और वहाँ अपनी टीम के साथ डीएसपी गए हैं और डीएसपी ने जब वहाँ के ट्रक डंपर को रोका है तो भागा है, भागने के बाद करा है। डीएसपी की मौत की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। उधर सीएम मनोहर लाल ने खुद इस मामले पर प्रदेश के डीजीपी से बात कर कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं, चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं, बिल्कुल किसी को नहीं बख्शा जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि बिना किसी के संरक्षण के इस तरह की घटना नहीं हो सकती है। उन्होंने सरकार से खनन माफियाओं के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की ताकि खनन माफियाओं में खौफ पैदा हो सके। वो बड़ी दर्दनाक, दुखद और शर्मनाक घटना कि एक डीएसपी अपनी ड्यूटी पे तैनात हो गए, उसको किस पे कुचला गया माइनिंग माफिया द्वारा। तो दिखा रहा है, मैं जैसे डाडम में माइनिंग माफिया काम कर रहा था, जिस प्रकार से उन्होंने पहाड़ की काटा है दर्दनाक तरीके से, मैं तो असेंबली में भी उठाया था। इसी प्रकार से यमुना के साथ साथ आप देख सकते हैं, एनजीटी कह रहा है यमुना का रास्ता ही बदल गया, बाकायदा उन्होंने संज्ञान ली। तो ऐसा प्रतीत होता है कि या तो माइनिंग माफिया इनसे बेकाबू हो गया या किसी संरक्षण प्राप्त है, नहीं तो इस प्रकार से मतलब नहीं हो सकता। चोरी चपाटी हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार से बेधड़ल्ले काम कर रहे हैं, बगैर संरक्षण या बेकाबू के काम नहीं हो सकता। उधर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। बैठी है, इससे साफ है कि यहाँ दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। हमारी मांग है कि नूह के अंदर जो एक दर्दनाक हत्या डीएसपी की हुई है, उसकी न्यायिक जांच हो। हाई कोर्ट के सिटिंग मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश से जो डीएसपी जिनकी हत्या की गई है, कत्ल का मुकदमा दर्ज कर सब दोषियों को फौरन गिरफ्तार किया जाए। वहीं हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रभारी सुशील गुप्ता ने घटना पर दुख जताते हुए प्रदेश सरकार को घेरा है। क्यों इतना गुंडाराज बढ़ता जा रहा है कि डीएसपी के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया जाता है? आज विधायकों को धमकियां मिलती है। जो सरकार अपने विधायकों को सुरक्षित नहीं रख सकती, वो हरियाणा की जनता को कैसे सुरक्षित रखे? एक तरफ डीएसपी की मौत के बाद पुलिस महकमे के साथ ही प्रदेश सरकार एक्शन में आ गई है। सीएम मनोहर लाल ने सख्त कार्रवाई के निर्देश देने के साथ ही
मृतक डीएसपी के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजे के साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और शहीद का दर्जा देने का ऐलान किया, तो विपक्ष डीएसपी की हत्या के बहाने सरकार पर वार कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर खनन माफियाओं पर लगाम क्यों नहीं लग पाती है, सरकार चाहे किसी की हो। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से रवि कालीरमन की रिपोर्ट। सवाल बहुत सारे हैं और जवाब लेते हैं खुद प्रदेश के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है माननीय मंत्री जी आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। मैं सबसे पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा सर, क्योंकि डाडम के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है इस घटना को। सबसे दुखद घटना है जो डीएसपी बड़े अधिकारी को अपनी जान गंवानी पड़ी। जी, ये खंड माफिया नहीं, ये चोर चक्के लोग हैं जो चक्के लोग हैं जो, और एक बार नहीं सैकड़ों बार पे कार्रवाई की, मुकदमे दर्ज हैं। इनके व्हीकलों को सीज किया गया और व्हीकलों को सीज कोर्ट के दरवाजे तक न्यायपालिका तक इसको पहुंचाने का सरकार ने काम किया है। और उनके सैकड़ों जो जेसीबी है, ट्रक है, डंपर है, सबको सीज किया है। और ये को सीज किया है और ये कोई माइनिंग का इलाका नहीं है जी, जो बार बार कहते हैं माइनिंग का इलाका। ये मेवात का जो जिला है ये कोई माइनिंग का इलाका नहीं है, ये फॉरेस्ट का इलाका है। और जहां पे माइनिंग कर रहे थे ये चोरी करते हैं, चोरी करके गांव में भाग जाते हैं और जब कोई अधिकारी जाता है डंपर को उठा देते हैं और पत्थर बरसाने का काम करते हैं। और जो डाडन की बात है, डाडन की बात जो इनका, डाडन सरकार का दिया हुआ लीज पहाड़ है और डाडन में कहीं कोई ज्यादा पहाड़ी खड़ी होती है, रेड जोन होता है तो ठीक करना उनका काम है। गाजियाबाद भारत सरकार इसके जो परमिशन है गाजियाबाद से परमिशन मिलती है और ये सरकार का डाडन सरकार का दिया हुआ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार ने पहले भी कार्रवाई की है, आज भी कार्रवाई की है। डीएसपी के साथ जिस तरह से इन्होंने कुचलने का काम करा है, सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जी, आप माननीय मंत्री जी, इस तरह की भी जानकारी जो है वो स्थानीय सोर्सेज के आधार पर आई कि पहले से ही सूचना थी डीएसपी साहब को इस बारे में और वो बैकअप बहुत ज्यादा लेकर के नहीं गए थे। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि गांव वाले कुछ लोग होते हैं पत्थर बरसाने शुरू कर देते हैं, यहां इस केस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सवाल यहां पर यह है कि घटना घटित होने के बाद क्यों कार्रवाई के निर्देश दिए जाते हैं जब समय रहते उससे निपटा जा सकता है। तो मैं नूह, फिरोजपुर, मेवात, तावड़ू में सारे इलाके में गया था जी। मैं मंत्री बनने के बाद मैं इलाके मेवात के जिले का मैंने कोई जिला नहीं छोड़ा था। मैं पूरी फोर्स के साथ गया और सारी फोर्स के साथ इनके खिलाफ हमने मुकदमे दर्ज कराए, इनके साथ गिरफ्तारी कराई, इनके ट्रकों को बंद कराया, इनके और ये माफिया मत कहिए, ये तो क्या है कि एक गांव से दूसरे गांव पे चोरी करके भाग जाते हैं लोग। और इनके खिलाफ जो डीएसपी को जो जानकारी मिली होगी डीएसपी को, डीएसपी मौके पे चले गए, डीएसपी ने कार्रवाई करने का काम किया। और क्या है कि वो टक्कर मार के डीएसपी को कुचल के चला गया। पर ये भरोसा रखिए सरकार पर, जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं ये तो डाडम का मामला है, ये तो फलाना मामला है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना है, मूलचंद शर्मा माइनिंग मिनिस्टर होते जो कोई इस तरह का भ्रष्टाचार, कोई इस तरह के माफिया को हम तो पनपने देंगे नहीं। और मेवात में जितनी मुकदमे दर्ज हमने कराए, जितने एनजीटी के तहत व्हीकल बंद कराए, वो पूर्व की सरकार में बताएं, जो पूर्व की सरकार के कह रहे कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं, कितनी एफआईआर दर्ज कराई हैं, कितने एनजीटी के तहत उनसे कलेक्शन कराए, हमने करोड़ों रुपए उनसे हम नहीं करें। डीएसपी सुरेंद्र सिंह ने शहादत दी है और सरकार सख्त विवक्त मिलकर हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, चाहे कोई लोग हो, और उनको हम कहीं से बख्शने का काम नहीं करेंगे।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि किसी के संरक्षण के बिना इस तरह की चोरी या इस तरह का अवैध माइनिंग जो है वो संभव नहीं है। मैं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा से कह रहा हूँ, ये चोर चक्के हैं, ये कोई माइनिंग होता है, माइनिंग माफिया होते हैं, ये कोई माइनिंग होता है, माइनिंग माफिया होते हैं। अगर कोई एकड़ मेरे पे हो, उसके साथ हम कुछ एरिया को खोदें, वो माइनिंग होती है। नहीं, वो कह रहे हैं कि डाडम में पहाड़ कटा था, वो भी अवैध माइनिंग चल रही थी। यमुना नदी के साथ साथ अवैध रेत का खनन किया जाता है। अभी रिसेंटली आज ही बोला वो अवैध माइनिंग नहीं थी। डाडन में कोई अवैध माइनिंग नहीं थी। डाडन में माइनिंग बाद में रेड था। वो उनने जो स्टेप होने थे, जो स्टेप बनने थे, जो स्टेप नहीं बना पाए, जो स्टेप की कमी, उसके कारण एक्सीडेंट हुआ था। तो मतलब लिमिट तो इसमें होती होगी ना। उसका जिस महीने की बात करें जी, है जी, बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए पहले। हेलो, मैं कह रहा हूं जो हम माइनिंग होती है उसकी रॉयल्टी लेते हैं जी। और गाजियाबाद सेफ्टी माइनिंग उसकी परमिशन देती है और सेफ्टी परमिट जो इलाका माइनिंग का उसे माइनिंग करते हैं, जो इलाके का रेड जोन उसको बंद कर देते हैं। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी जो कहते हैं डाडन सरकार का दिया हुआ पहाड़ है जी। तो मतलब आपके बात के अनुसार माननीय मंत्री जी, इस पूरे मुद्दे को हम इलीगल माइनिंग का ना मानकर क्या लॉ एंड ऑर्डर का माने? इसमें जो लोग हैं, जो मेवात के जो लोग हैं, मेवात में जो पचगाम है, जो इन्होंने चोरी करते, एक नहीं और भी लोग हैं जो इस तरह की वारदात। जब मैं मंत्री बना था 2019 में, जब मैं गया था उस गांव में, ताबड़ू, नूह, फिरोजपुर, झिरका, जाके डंपर खाली करके भाग गए थे। जब मैंने पीछा करा तो पत्थर बरसाने का काम करा। ये लोग क्या है कि इस तरह की बेकायदी करते हैं और इस बेकायदी के कारण डीएसपी को जान गंवानी पड़ी। पर हम इनका, मैं एक आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिनका हिसाब हम बाकी करेंगे। जो इस तरह के लोग हैं और जो इस तरह से डीएसपी की जो शहादत हुई है, इसका बदला लेंगे, इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। तो पहाड़ को तोड़ने के लिए तो सर बाकायदा फॉकलैंड मशीनों की जरूरत पड़ती है, वहां पर ब्लास्टिंग भी की जाती है। केवल ये इतना बड़ा नेटवर्क हो गया इनका कि पहाड़ तोड़ सकते हैं। जो भी है, जो इलाके में इन्होंने करा है, पत्थर से तोड़ा है, हाथ से तोड़ा है, जिससे तोड़ा है वहां आवाज भी आती होगी। वहां ब्लास्टिंग करा तो ब्लास्ट की भी आवाज आती होगी। वहां पत्थर तोड़ने गए तो उसकी भी आवाज आती होगी। तो आवाज तो जानकारी होती होगी ना। मतलब जो इस तरह की करते हैं, मतलब ये परमानेंट एक जगह नहीं होते, ये जगह बदलते हैं। एक ट्रक वहां से भर लाए, दूसरे दिन फिरोजपुर से भर लिया, तीसरे दिन ताबड़ू से भर लिया। ये इस तरह के जो लोग हैं, इन लोगों का जो है, ये इस तरह के ये पत्थर चोर लोग। अच्छा, इस तरह की इरेगुलरिटीज की भी खबरें जो है समय समय पर आती रहती हैं। बहुत सी ऐसी भी चीजें देखने को मिलती हैं। आमतौर पर नॉर्मली अगर सड़कों पर उतरें तो ओवरलोडेड ट्रक्स जो हैं अपनी क्षमता से ज्यादा जो सामान लेकर जाते हैं, पत्थर का, कंस्ट्रक्शन का, वो भी दिख जाते हैं। आता तो वो भी रेगुलरिटीज के ऊपर है। कभी खबर आती है कि एमपी पे इतने मजदूरों को कुचल दिया, कभी किसी वाहन में टक्कर मार दी। हमारा काम है, अगर ओवरलोडिंग के ट्रक मिलेगा उसका चालान करेंगे और ओवरलोडिंग से अगर फालतू मिलेगा एनजीटी के तहत उसको बंद करेंगे। हम ट्रक को सीज करेंगे जी। अगर मान लो ओवर मिला उसे भी करेंगे, अगर ओवर एनजीटी के तहत बंद करेंगे। और दूसरा क्या है कि अगर मान लो कोई टक्कर मारेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, मुकदमा दर्ज होगा। हम कोई भी हरियाणा में इस तरह के अगर कोई ओवरलोडिंग हम नहीं चलने देते। वो साफ तौर पर कहते हैं कि हम एंट्री देकर सड़कों पर आते हैं। इस तरह की हरियाणा में पूर्व की सरकार में होती होगी, अपने सरकार में नहीं है। ना कोई एंट्री करने वाला, ना कोई लेने वाला, ना देने वाला। रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि यहां दाल में काला नहीं लग रहा, पूरी दाल ही काली लग रही है। सुरजेवाले परिवहन मंत्री रहे हैं, पूर्व में, मेरे से पहले पूर्व में मंत्री रहे हैं। परिवहन सुरजेवाले को ज्यादा ज्ञान होगा। पिछली सरकार जैसी थी, सबको पता थी। चौराहों पे बिकती थी, चौराहों पे बोरियां लगती थी, चौराहों पर काम होते थे। ये रणदीप सुरजेवाले जानते हैं। कांग्रेस के बारे में जितना ज्ञान रणदीप सुरजेवाले को ज्ञान है, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के बारे में जितना ज्ञान रणदीप सुरजेवाले को है, इतना बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। वही बता सकते
ज्ञान के इस पूरे विधाता। सुशील गुप्ता जी की भी रिएक्शन आई है, वो गुंडाराज बता रहे हैं इस चीज को। सुशील गुप्ता जी नए अभी पंजाब में 6 महीना पहले अभी जन्मे, इन्हें पूरी जानकारी आने वाले समय सुशील गुप्ता को पूरी जानकारी लग जाएगी। अभी नए लोग आए हैं और पंजाब में जब चलेंगे इनको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जो हरियाणा ने करा है वो हरियाणा के इतिहास में कभी नहीं आया। हमने रेवेन्यू को 1000 करोड़ करने का काम करा है और हरियाणा के 350-400 करोड़ हमने एनजीटी के तहत व्हीकलों से वसूलने का काम करा है। हरियाणा के इतिहास में जितना हमने सख्त एक्शन करा है, पूर्व की सरकार ने बताया ना मुकदमा दर्ज कराओ, कोई रेवेन्यू कर। आज भी प्रतिदिन 90 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए का रोज चालान करते हैं हम पूरे हरियाणा प्रदेश में। अगर कोई व्हीकल मिलेगा, कोई व्हीकल ओवरलोडिंग मिलेगा, कोई व्हीकल बिना नंबर के मिलेगा, 1 करोड़ का चालान करे। ये पूर्व की सरकार बताया ना कितने चालान करे। रणदीप तुलसी वाले बताते हैं जब पूर्व में परिवहन मंत्री थे कितने चालान करे। जी, अब ये डाडम वाला जो मामला था, अब आज जैसे ये हादसा सामने हुआ, तमाम सारे सवाल आकर खड़े हो गए कि पुराने मामले के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की सरकार की तरफ से की गई है। डाडन का जो अपने नियम है समय दिया है, सारी अपने बेंच ठीक करेगा, बेंच तैयार करेगा और बेंच तैयार कर लेगा, रिपोर्ट देगी, कमेटी रिपोर्ट देगी। कमेटी अगर रिपोर्ट ओके रही और गाजियाबाद ने उनको रिपोर्ट दे दी तो माइनिंग करने का अधिकार है। 7 महीने हो गए मंत्री जी, उस पर कोई रिपोर्ट ही अभी तक नहीं आई है। बहुत ढीला नहीं चल रहा है आपको लगता है ऐसा? नहीं, रिपोर्ट आएगी, उसकी रिपोर्ट आ रही है, जल्दी आएगी। एक की ही गिरफ्तारी हुई है अभी तक, गोवर्धन माइंस के जो एग्रीमेंट किया हुआ था, जो पिट से ला रहे थे सुनील, उसके अलावा किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। मुकदमे में कितने हैं जितनी इंक्वायरी जो होगा, मुकदमे में कितने हैं जितनी इंक्वायरी के तहत है, जो भी इंक्वायरी होगी, जो लोग दोषी हैं जिनका कसूर है वही गिरफ्तार होंगे। मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया 1 करोड़ रुपए का सहयोग राशि और सरकारी नौकरी परिवार के सदस्य को शहीद का दर्जा डीएसपी साहब के। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने एक पूरे प्रदेश में जो जिस तरह की शहादत दी है, 1 करोड़ की एक नौकरी की और शहीद का दर्जा दिया है और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। इस तरह से मुख्यमंत्री क्या है, इससे क्या है कि जो माफिया इनको लगाम लगाने का पुलिस प्रशासन काम करेगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं ले रहा हूं आपसे माननीय मंत्री जी, आप प्रदेशवासियों को क्या ये आश्वस्त करते हैं कि हरियाणा में किसी भी तरह की इलीगल माइनिंग, अवैध खनन नहीं हो रहा है और इस तरह के जो लोग हैं जो इस घटना को अंजाम देते हैं उन पर सरकार सख्ती से निपटेगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूं, हरियाणा में माइनिंग 10% है, हरियाणा में कोई ज्यादा माइनिंग नहीं है। हरियाणा में रेवाड़ी नारनौल, महेंद्रगढ़, दादरी, भिवानी, ये माइनिंग के 4 जिले हैं और यमुना के साथ तमिल ले लो या रिवर बेल्ट ले लें। और मेरा ये कहना है कि हरियाणा में अगर कोई अवैध माइनिंग करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसके खिलाफ जो भी धाराएं उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे और जो भी उस पर पेनल्टी लगे वो लगाने का हम काम करेंगे कि हरियाणा सरकार जो करेगी ईमानदारी के साथ और विश्वास के साथ काम करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका माननीय मंत्री जी, अपना कीमती समय देने के लिए, हरियाणा न्यूज से बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। तो परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी को आप सुन रहे थे, सारी जानकारियां उन्होंने दी, बताया किस तरह से क्या कुछ कार्रवाई सरकार के द्वारा की जा रही है। लेकिन सवाल अब भी आकर वहीं के वहीं रुक जाते हैं कि आखिरकार कोई भी घटना दुर्घटना में जब बदलती है उसके बाद ही आखिरकार क्यों एक्शन मोड में कोई भी सरकार आती है, उससे पहले अगर एहतियाती कदम उठा लिए जाएं तो इस तरह की घटना घटित हो ही ना। मुद्दे पर आते हैं, हमारे साथ पैनल जुड़ा है, प्रोफेसर विधु रावल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और राकेश गर्ग जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। जल्दी से मुद्दे पर आता हूं। गर्ग साहब, पहली रिएक्शन आपसे लेता हूं। हुड्डा साहब कह रहे हैं संरक्षण के बिना संभव नहीं है, यमुना के साथ साथ भी माइनिंग हो रही है। सुरजेवाला जी कह रहे हैं कि दाल काली नहीं है, दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। सबसे पहले तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से जो डीएसपी सुरेंद्र सिंह जी ने अपना सर्वोच्च बलिदान प्रदेश के लिए और इस देश के लिए, मैं कहूंगा आज अवैध खनन माफिया का वो शिकार हुए, अपना सर्वोच्च बलिदान जो उन्होंने दिया है,
तो मैं डीएसपी सुरेंद्र सिंह जी को सैल्यूट और उनकी शहादत को नमन और सैल्यूट करता हूं। दूसरी बात केशव जी, जिस प्रकार से आज भाजपा और जजपा की सरकार के अंदर कानून व्यवस्था का जनाजा उठ चुका है, कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मैं ये शब्द कहूं कि कानून व्यवस्था मर चुकी है। अगर प्रोटोकॉल हो और अगर चैनल के माध्यम पर ये आजादी होती तो आज राकेश गर्ग आपके चैनल पर खड़ा होकर 1 मिनट का मौन धारण इस प्रदेश की जो कानून व्यवस्था मर चुकी है उसके ऊपर रखने का आपसे अधिकार मांग रहा होता। अब मैं आपकी बात पर आता हूं केशव जी, मैं आंकड़े बहुत रख सकता हूं, आंकड़े अपराध के ऊपर पूरे 8 साल के अंदर रख सकता हूं, लेकिन आंकड़ों की बाजीगिरी में उलझाकर आज जो एक डीएसपी शहीद हुआ है, मैं उनकी शहादत को मैं चाहता हूं प्रदेश समझे, हरियाणा वासी समझे और हरियाणा की जजपा और भाजपा की सरकार समझे। इससे पहले डाडम के अंदर अवैध खनन जो चल रहा था, अभी मैं माननीय मंत्री जी का बयान मैं भी सुन रहा था, कितने हल्के के अंदर वो बातों को लेकर प्रेजेंट कर रहे थे, उनको मामले की गंभीरता का एहसास ही नहीं है। 8 साल बीत जाने के पश्चात भी आज भी उनको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी या रणदीप सुरजेवाला जी से सवाल पूछ रहे हैं। 8 साल के अंदर एक मोहल्ले का नहीं, एक प्रदेश का नहीं, एक देश का नहीं, पूरी सृष्टि का कायाकल्प हो सकता है। 8 साल के पश्चात भी अगर आज भी आपके दिमाग में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा घूमता है, 8 साल के पश्चात आज भी आपके दिमाग में कांग्रेस राज घूमता है, तो आप अपने 8 साल की पहले तो ये मानिए कि उपलब्धि के नाम पर सिर्फ और सिर्फ नाकामियां और सिर्फ नकारात्मकता रही है। अगर 8 साल के बाद भी आप हमारे कार्यकाल को याद करते हैं। अब केशव जी आप अपनी बात का जवाब सुनिए। सबसे पहले डाडम के अंदर जब लैंड स्लाइड होता है क्योंकि वह अवैध खनन हो रहा था, प्रोटोकॉल्स का नियमों का पालन नहीं हो रहा था, मजदूर मारे जाते हैं। विधानसभा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सवाल उठाते हैं, तो कभी आपके चैनल के ऊपर माननीय मंत्री जी का पता नहीं है, उसकी रिपोर्ट कार्रवाई क्या हुई, आगे की उनकी उसके अंदर गतिविधि क्या होगी, इनको कुछ नहीं पता है। डाडम के बाद महेंद्रगढ़ के अंदर एक मजदूर मारा जाता है, यमुनानगर के अंदर यमुना के साथ अवैध खनन चल रहा है। मतलब जो हुड्डा साहब ने सवाल विधानसभा में उठाए वे अनुत्तरित है और प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का केशव जी इस कदर जनाजा उठ चुका है। ठीक है, आप ये मत समझिए कि आम आदमी, सुन लीजिए आखिरी लाइन में बोल देता हूं केशव जी, बात आम आदमी की नहीं है, आम से होकर अब ये खास तक चली गई है और सिर्फ हमारे विधायक निशाने पर नहीं है, इनके विधायक भी निशाने पर है। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का या कांग्रेस पार्टी का भाजपा और जजपा सरकार से ये सवाल है। आंकड़ों की बात भी मत खेलिए। जवाब लेता हूं। एक डीएसपी शहीद हुआ है, एक डीएसपी शहीद हुआ है, सरकार रावल साहब से जवाब लेता हूं। सरकार जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते हैं। प्रोफेसर बेदू जी जवाब। देखिए ये बड़े संवेदनशील मामला है। हमारे हरियाणा के लाइन ऑफ ड्यूटी में एक डीएसपी लेवल के ऑफिसर जो हैं आज शहीद हुए हैं और इसको उसी संजीदगी से, उसी गंभीरता से, उसी संवेदना के साथ जो है इस बात को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। ये कोई राजनीतिक रिंग नहीं बन गया है जहां पर कांग्रेस। बिदू जी एक सेकंड में रोक रहा हूं, सीएम साहब की प्रतिक्रिया आई है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की एक बार रिएक्शन है वो सुनवाते हैं, फिर वापस आता हूं तुरंत मुद्दे के ऊपर। सुनवाइए जरा। देखिए ये बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि हमारा एक वीर डीएसपी ऑफिसर और खान माफिया के लोगों ने उसके हाथ घटना की ट्रक चढ़ा दिया, यानी उनकी मृत्यु हो गई है। बहुत ही एक इस घटना की निंदा करता हूं और हम लोगों ने विचार किया है कि ये जो खान माफिया के लोग, इनको हर कीमत पर इनको निष्फल करेंगे, इनको अपने सारे सिस्टम को मजबूत करके उनको पकड़ेंगे। जहां जहां खान का एरिया है, माइंस के एरिया का, हम उसके पास माइंस डिपार्टमेंट की चौकी बनाएंगे और वहां से जहां भी जिस स्थान पर वो जो ट्रक जाने वाला है या उसका जो माइंस का सामान जाने वाला है उसका डेस्टिनेशन वहीं अंकित होगा और जिस जिले में डेस्टिनेशन होगा उस जिले की एंट्री पर भी हम जो है नाके लगाएंगे माइंस के। बाहर जो दूसरे प्रदेशों के साथ हमारे जितने बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डर्स पर भी हम चौकियां लगाएंगे ताकि माइंस का कोई भी सामान कहीं से चलता है, जहां जाना होता है वहां का एक पोर्टल के माध्यम से उसका मिलान करेंगे। किसी को भी गलत काम करने नहीं दिया जाएगा। खानों में चोरी जो होती है उसको रोकेंगे। हमने उनके परिवार के प्रति हमारी सहानुभूति है, उनको श्रद्धांजलि भी अपने ओर से हमने दी है और घोषणा की है कि उनके परिवार को
एक किसी भी नौकरी करने लायक जो भी कोई सदस्य होगा उसको नौकरी दी जाएगी और 1 करोड़ रुपए की राशि सरकार की ओर से अथवा एचडीएफसी बैंक की ओर से अथवा पुलिस की सहायता की ओर से सबकी ओर से मिला करके 1 करोड़ रुपए की राशि का उनको सहायता करने का निर्णय हमने लिया। तो उन्होंने वीरता से उस समय डीएसपी ने वीरता के साथ और वहां जाकर के उसको समझाने की भी कोशिश की और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ट्रक चढ़ाया है। तो एक प्रकार का उन्होंने डर करके ऐसा कोई मैदान नहीं छोड़ा है, बल्कि ट्रक वाले ने जबरदस्ती उनको जो है अपने ट्रक के नीचे लेकर के उसकी हत्या की है। तो ऐसे सिपाही को वीरता का दर्जा देते हैं और वीरता के दर्जे में ही और उनको जो सहायता सहयोग है वो सब मिलेगा। सख्त से सख्त दंड दिया जाएगा और जहां तक जो मेरी जानकारी है उस जो डंपर है उसकी पहचान कर ली गई है और डंपर का जो ड्राइवर है अपने डंपर को लेकर के आसपास ही कहीं छुपा है। बहुत जल्दी हम उस डंपर को भी पकड़ेंगे, ड्राइवर को भी पकड़ेंगे, उनके परिवार के लोगों तक पहुंच हमारी बंद है। और एक बड़ी अपडेट भी सामने आ रही है इसी मुद्दे पर। क्या कुछ अपडेट है आपको बताते हैं। डीएसपी की हत्या के बाद पुलिस एक्शन मोड में नजर आई है। बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। सीआईए तावड़ू की टीम और आरोपियों में मुठभेड़ की जानकारी सामने आई है। मुठभेड़ में एक आरोपी को गोली लगने की भी खबर सामने आ रही है। डीएसपी की हत्या के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। यूनिस अलवी हमारे साथ जुड़े हैं, स्थानीय संवाददाता। यूनिस अलवी, पूरी जानकारी दीजिए। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की डंपर के नीचे कुचलकर हत्या कर दी गई थी और उसके बाद ही मेवात पुलिस जो है एक्शन मोड में आ गई थी। पूरी सारी, क्योंकि जो पहाड़ है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसको पूरी तरह सील कर दिया गया था। चारों तरफ उनकी जो है चेकिंग की जा रही थी। सारे नाके सील कर दिए गए थे और चाहे नोकी से अपराध शाखा पुलिस हो, चाहे तावड़ू अपराध शाखा पुलिस हो, चाहे पुराना अपराध शाखा पुलिस हो, तो सारे अधिकारियों को जो है वो लगा दिया था आरोपियों की गिरफ्तारियों के लिए। अभी जानकारी मिली है कि क्या नाम है, जो सीआईए तावड़ू है और आरोपियों के बीच में जो है मुठभेड़ हुई है। 2 आरोपियों को शायद उठाया, लेकिन अभी तस्दीक नहीं हो पा रही है। और जिस तरीके से सुनने में आ रहा है कि एक आरोपी को जो है पैर में गोली भी लगी है। अब देखना है कि ये कितने आरोपी गिरफ्तार होते हैं या कितना टाइम यूनिस अलवी, कंफर्मेशन दीजिए जरा। सीएम साहब भी इस बात को कह रहे थे कि जानबूझकर ट्रक चढ़ाया गया है। तो जब जानबूझकर ट्रक चढ़ाया गया तो क्या रेजिस्टेंस था कोई आपस में? मुठभेड़ उस दौरान भी चल रही थी क्या? देखो, बिल्कुल जिस तरीके से हम विजुअल देख रहे हैं केशव, जानबूझ के चढ़ाया गया है। क्यों? अगर मान ले सड़क पर अगर कोई चल रहा है, डंपर चल रहा है मान लो, तो कई बार क्या होता है कि तेजी से अगर सड़क पे चलता होता है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता कि ब्रेक लगाने में। लेकिन ये सड़क पे नहीं थे। जिस तरीके से हम विजुअल दिखा रहे हैं वो पहाड़ के अंदर है। पहाड़ के अंदर आप 20 से 25 से किलोमीटर से तेज नहीं चला सकते। तो जाहिर है कि वह खड्डे पुलिस की गाड़ी जो साथ में थी उस पर भी पथराव किया गया था क्या? नहीं, बिल्कुल इस तरह में जैसे भी डीएसपी साहब को सूचना मिली केशव, जैसे सूचना मिली डीएसपी को, तो फौरन ही आपने ड्राइवर के साथ मौके पर पहुंचे, क्योंकि तावड़ू से नजदीक था और काफी एक्टिव रहते हैं। काफी केस भी इधर अवैध खनन के या दूसरे के लोग किए हैं। लेकिन असली वजह क्या है केशव, यहाँ पर क्या है कि जो तावड़ू है, तावड़ू और राजस्थान की सीमा बिल्कुल ही नजदीक है। अगर माना जाए कि अच्छा कोई बैकअप नहीं था यूनिस अलवी डीएसपी साहब के साथ? अकेले ड्राइवर के साथ ही थे बस? ना, बिल्कुल बैकअप नहीं था। और ऐसा हुआ था कि उन्होंने जैसे क्योंकि गुप्त सूचना थी डीएसपी के सीधे जो है, और जब वो सीधे गए डीएसपी मौके पे तो उन्होंने डंपर आता हुआ देख लिया, अपनी गाड़ी खड़ी करके, और वो उनको रोका है। वो रोकने के बाद जो है डीएसपी समझे कि डंपर रुक गया है और ये उतर रहा है। लेकिन जैसे ही क्योंकि एक मुश्किल से 10 सेकंड का फासला हुआ होगा, जब डीएसपी बीच में से एक साइड हटने की कोशिश करे, तेज जो है विदु जी के पास आता दिया और सीधा चढ़ा दिया उनको, और वही पत्थर फेंक के नहीं वो फरार हो गया। विदु जी जल्दी से रखिए अपनी बात सर, समय बहुत कम है। अपराधियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों की पहचान हो गई। 8 टीमें जो हैं उनके पीछे लगी हुई हैं। अपराधी वहीं के आसपास के इलाके के हैं, उन्हीं गांवों में छुप जाते हैं। और यहां पर कोई राजनीतिक प्रवक्ता और उनके नेता ये कह रहे थे कि उनको कोई संरक्षण मिलेगा। कतई संरक्षण जो लेने वाले उनको भी आड़े हाथों लेंगे। कांग्रेस के विधायक आफ्ताब अहमद वहां पर हैं, कांग्रेस के विधायक नू के हैं वो, और कांग्रेस के पुहाना के विधायक जो हैं मोहम्मद इलियास वहां पर हैं।
फिरोजपुर जरीखा में भी कांग्रेस के विधायक मामन खान है। कोई भी किसी का संरक्षण करने की कोशिश भी करेगा, उनको यहीं पर आपको चेता रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी संरक्षण देने का प्रयास करेगा, बख्शा नहीं जाएगा। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। परिवार के प्रति संवेदना है हमारी और अपराधियों पर सख्त से सख्त हम कार्रवाई करेंगे। गर्ग साहब, फाइनल कमेंट बहुत जल्दी से। नूह के अंदर कांग्रेस के विधायक है केशव जी। प्रदेश में सरकार भाजपा की है, देश में सरकार भाजपा की है, डबल इंजन की सरकार। नूह का कोई भी विधायक होगा या कोई भी कांग्रेसी अगर इन अपराधियों का संरक्षण करेगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा, कतई संरक्षण, इनको कोई भी संरक्षण करेगा। आप इसका राजनीतिकरण यहाँ कर रहे हैं। जब अपराधी मैं फाइनल रिएक्शन का टाइम दूंगा राहुल साहब, मैं फाइनल रिएक्शन का टाइम दूंगा ना, ऐसे इंस्ट्रक्शन हो नहीं पाएगी। आप अपराधियों को किस प्रकार से बचाव करते हैं? आप अपराधियों का, आपका बकवास का भाषण नहीं सुनेंगे हम। आप बकवास का भाषण दे रहे थे यहाँ से पहले, ये बकवास नहीं सुनेंगे आपकी। आप अपराधियों के बचाव में खड़े होते हो, अपराधियों के साथ करने के संदेश मिलाकर खड़े होते हो। 2 बजे रात को न्यायालय का दरवाजा खुलवाया था आपने याकूब मेनन के लिए 2 बजे न्यायालय का दरवाजा खुला था। यहाँ पर आपकी नेता जो है बाटला हाउस एनकाउंटर पर आंसू बांटती है, आपकी नेता सोनिया गांधी बाटला हाउस पर आंसू बांटती है। ठीक है सर, मेरे पास समय की बहुत कमी है समय की। रावल साहब बहुत शुक्रिया, गर्ग साहब बहुत शुक्रिया, यूनिस सल्वी आपका भी बहुत धन्यवाद जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें हरियाणा न्यूज।